Hello everyone, this is Arshayan with you and welcome to my channel. Before I move on, I would like to tell you that this video is going to be in Urdu language. If you want to watch the same video in English language, then link is there up. Just click on this link. This link will lead you to my English language video. So, अपने वक्त को ज़ाया किए बिना, here we go. वेलकम बैक। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है मेरा आज का इकोनॉमिक्स का टॉपिक और वो क्या है, सेट्रस पैरिबस। ये ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि आखिर है क्या और हो क्या रहा है। नाम ही इतना खतरनाक लगता है, कोई दवा का नाम है। देखें, सेट्रस पैरिबस एक वो कंडीशन है इकोनॉमिक्स की कि अगर इस कंडीशन को हटा दिया जाए इकोनॉमिक्स में से तो इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ सही साबित नहीं हो सकता। ठीक है, खुसूसन जो इकोनॉमिक्स के बेसिक लॉज हैं, डिमांड का लॉ, सप्लाई का लॉ, ये तो सही साबित हो ही नहीं सकता अगर सेट्रस पैरिबस सिर्फ इतना सा जुमला ना लिखा जाए तो। और लिखने का मतलब कॉपी नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई तो आप इकोनॉमिक्स में कभी अच्छे मार्क्स नहीं उठा सकते। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बैकबोन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरह समझे। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली द मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आज कवर कर रहा हूं। तो अब हम सेट्रस पैरिबस की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली है क्या। आइए, अच्छा जी, सेट्रस पैरिबस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए, एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अभी भी नहीं समझ आया इसका क्या मतलब हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। देखें, मोस्टली नो इकोनॉमिक्स लॉ, डिमांड और सप्लाई कैन बी प्रूव्ड इफ द कंडीशन ऑफ सेट्रस पैरिबस इज नॉट अप्लाइड। ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूं। अगर सेट्रस पैरिबस नहीं लिखा डिमांड के लॉ में, सप्लाई के लॉ में, इसे अप्लाई नहीं किया, लॉ गलत हो जाएगा और आपको मिलेगा जीरो। ठीक है, अच्छा जी, आगे याद रखिएगा, जीरो मिलेगा अगर सेट्रस पैरिबस आपने नहीं लिखा सही तरह से। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। सेट्रस पैरिबस की तीन मेन मीनिंग्स मैं आपसे शेयर करता हूं। ये जो जुमला है ना सेट्रस पैरिबस, इसकी तीन मेन मीनिंग्स शेयर करता हूं। क्या है? होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम। नंबर 3 आपकी क्या कह रहा है वो, नो चेंज इन एनी अदर वेरिएबल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नो चेंज इन एनी अदर वेरिएबल। मैंने इसकी जितनी मीनिंग्स निकल सकती थी वो सारी निकाल के इस वक्त आपके सामने रख दी। अब इसको समझने की कोशिश करें कि सेट्रस पैरिबस होता क्या है। लेट्स मूव ऑन। देखिए जी, ये एक मेन स्ट्रीम लॉ है, हमें पता है। अच्छा, अब गौर से समझें कि इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट हैंड इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्राइस on another, such as quantity demanded or quantity supply, provided all other things remain the same। आप ये समझें, सेट्रस पैरिबस की कंडीशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो इकोनॉमिक्स की कहती है कि एक वेरिएबल के मूवमेंट की वजह से दूसरा वेरिएबल मूव करेगा। मिसाल के तौर पे प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड मूव करेगा या क्वांटिटी सप्लाई मूव करेगा, मगर ये सारी कंडीशंस अप्लाई करो। क्या कंडीशंस है? इसके अलावा कोई और वेरिएबल मूव ना करे, इसके अलावा कोई और वेरिएबल मूव ना करे, तो हमारा लॉ सही साबित होगा। अगर किसी और वेरिएबल ने मूव कर दिया, लॉ गलत हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? कोई बात नहीं, सरशायान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मूव करते हैं। देखिए अब वो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन करते हैं सेट्रस पैरिबस की। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिमांड लॉ की। डिमांड का लॉ आपका क्या कहता है? बहुत आसान वर्डिंग्स में मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है वेन एवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, and whenever the price of any commodity decreases its quantity demanded increases while all other things remain unchanged। पूरे जुमले को काटने लिखते हैं सेट्रस पैरिबस लॉ ऑफ डिमांड आपका सही होगा।
आखिरी जो जुमला है, while all other variables remain constant। ठीक है, मैंने बहुत आसान सी अल्फाज के अंदर ये लिख के आपको समझाया है डिमांड लॉ, वैसे तो इसकी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब गौर से देखें, मूवेबल वेरिएबल्स कौन से हैं? मूवेबल वेरिएबल्स कौन से हैं? प्राइस हिल रहा है, जिसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ रहा है। प्राइस मूव हुई, क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ा। लो अब देखें, वो ये कहता है इकोनॉमिक्स में कि इमूवेबल फैक्टर्स कौन से हैं। अगर कि आपने लॉ ऑफ डिमांड को साबित करना है कि प्राइस मूव हुई तो क्या हुआ? प्राइस मूव हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी मूव हुई। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स अब आपको नजर आ रहे हैं, वो कहता है पहले इन सबको फिक्स कर दो, एज्यूम करो। सेट्रस पैरिबस की कंडीशन क्या है? वो कहता है ये एज्यूम करो कि कस्टमर के, कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में कोई चेंज नहीं आया, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस में कोई चेंज नहीं आया, एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं आया, और किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आया, किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड में भी कोई चेंज नहीं आया। दूध के साथ थैली फ्री आती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पिज्जा के साथ डब्बा फ्री आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। वो कहता है किसी वेरिएबल में चेंज नहीं आया। ये बात मानो, और अगर मानोगे तभी सप्लाई लॉ, डिमांड लॉ प्रूफ हो सकेगा कि एक वेरिएबल की मूवमेंट से दूसरे वेरिएबल पे फर्क पड़ रहा है। एक ही पॉजिटिव पड़ रहा है या इनवर्स पड़ रहा है, वो एक अलग बहस है, मगर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई वेरिएबल मूव नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सेट्रस पैरिबस। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लो ये मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का बर्गर है, ठीक है। मैकडोनल्ड ने अपनी प्राइसेस कम कर दी। कितनी कर दी? $5 का बर्गर था, मैकडोनल्ड ने अपनी प्राइस को कम कर दिया। कितने पे ले आया जनाब? $3 पे ले आया। अगर मैकडोनल्ड के बर्गर की प्राइस कम हुई है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। लोग ज्यादा बर्गर खरीदेंगे, यही होगा। वो किस सूरत में होगा कि वो कहता है कि उसके फर्स्ट कॉम्पिटिटर KFC ने अपनी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं किया, तब ही ये मुमकिन होगा कि मैकडोनल्ड की प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। मान लो कि KFC की प्राइस मूव नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड सेट्रस पैरिबस। और डिटेल के अंदर आके समझाता हूं, थोड़ा सा गौर से देखें। वो क्या कहता है? फिसाल के तौर पे कोक की प्राइस ऊपर नीचे हो गई। वो कहता है कोक की प्राइस ऊपर नीचे होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर नीचे होगी, लेकिन मान लो कि कोई चेंज नहीं आया इनकम में, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस में कोई चेंज नहीं आया। पेप्सी की प्राइस में या कोक की प्राइस में, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। वो कहता है गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स इंपोजिशन नहीं हुई, इनकम में कोई फर्क नहीं आया, सब्स्टिट्यूट गुड में कोई फर्क नहीं आया। ये सारी चीजें एक तरफ पहले फिक्स करो तो फिर डिमांड का लॉ या सप्लाई का लॉ सही साबित हो सकता है, वरना ये लॉ गलत हैं। और इन सब चीजों को, तमाम फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को फिक्स करने को कहते हैं सेट्रस पैरिबस। समझ आई बात? अब ये तमाम वेरिएबल्स को फिक्स करने को कहते हैं सेट्रस पैरिबस। अब लेसन का रैप अप देता हूं, गौर से समझना, ठीक है। सेट्रस पैरिबस इज इक्वल्स टू ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। कौन से वेरिएबल हैं? टैक्स। कौन से वेरिएबल हैं? सब्स्टिट्यूट प्राइस। कौन से वेरिएबल हैं? गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, और जितनी भी आपकी इनकम, टेस्ट, फैशन, एनवायरनमेंट का चेंज। वो कहता है ये सब चीजें फिक्स कर दो, सब चीजें फिक्स्ड हैं, इमूवेबल हैं, तभी आपका डिमांड का लॉ या सप्लाई का लॉ या इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ अपनी एजम्पशंस के साथ साबित हो सकेगा। यही हैं उसकी एजम्पशंस, और जिसे आप कहते हैं सेट्रस पैरिबस। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वेरिएबल्स आर ऑल द फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट on the product quantity demanded or quantity supplied। बात मेरी समझ आई? यकीनन अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसे कहते हैं सेट्रस पैरिबस, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर किया कि सेट्रस पैरिबस की डेफिनेशन क्या? ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम, इमूवेबल, अनचेंज्ड। इस कंडीशन को अप्लाई कर दो, सारे लॉ इकोनॉमिक्स से पास हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेट्रस
पेरिबस। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के ये सेट्रस पेरिबस का जो शॉर्ट सा लेक्चर था वो समझ आ गया होगा, सेट्रस पेरिबस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर चुके हैं तो आगे पहुंचा दीजिए, लोगों को ही फायदा हो जाएगा, फ्री में बहुत सारे लोग पढ़ लेंगे। हम सब कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी, मार्केटिंग में, बिजनेस में, सब चीज़ों को कवर करेंगे, मगर ज़रा टाइम लगेगा, थोड़ा ठहर के आप लोग साथ आते जाएंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।